नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे सौर मंडल से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा। इस पर मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझना है। चलिए, पहला प्रश्न है आपका। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है। देखो, यहां पर पूछा हुआ है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चंद्रमा, यहां पर हम बात करें, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है कि भाई ये चंद्रमा है, घूम रहा है। अब वो पृथ्वी का एक चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने अक्ष पे भी कितने चक्कर उसी समय में वो पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा कर लेता है। विकल्प है आप लोगों के पास, देखिए, 3, 2, 1 और 4। कितने चक्कर वो है पूरा कर लेगा? क्या 3 करेगा, या 2 करेगा, या एक करेगा, या 7 करेगा? देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देखेंगे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लेता है। कितने दिन ले रहा है? 27 दिन। और लगभग इतना ही समय अपनी धुरी पर घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में भी लेता है। तो मतलब कितना होगा, कितना चक्कर पूरा करेगा अपने अक्ष पर भी? तो एक ही चक्कर वह है पूरा करेगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन ले रहा है? 27 दिन। जबकि अपने अक्ष पर यदि वह घूम रहा है तो उस घूमने पर भी वह कितना समय ले रहा है? 27 दिन। तो क्या वह अपने अक्ष पर 2, 3 या 4 चक्कर पूरा कर पाएगा? नहीं, एक ही चक्कर वह पूरा कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, यहां पर ये आपको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? पहला आपसे बोल रहा है तारे, ग्रह, तारे, ग्रह या चंद्रमा। अब आपके पास विकल्प हैं। देखिए, 3 चीजें हैं, तारे, ग्रह और चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ओनली एक एवं 3, मतलब केवल एक और 3। फिर दूसरा बी कहता है केवल एक और 2। सी कहता है 1, 2 और 3। और डी कहता है एक, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। 4 विकल्प आप लोगों के पास है। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? नंबर 1 तारा, ग्रह, चंद्रमा। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, तो आप इसको उपग्रह भी बोल सकते हैं कि भाई चंद्रमा क्या है, उपग्रह है कि नहीं। तो अब इनमें से क्या होगा? क्या ये तीनों ही खगोलीय पिंड हैं? क्या सिर्फ तारा खगोलीय पिंड है, या फिर सिर्फ ग्रह जो है वो खगोलीय पिंड है, या चंद्रमा खगोलीय पिंड है? आपको ये समझना है। देखिए, खगोलीय पिंड क्या है कि भाई खगोलीय इकाई हर वो चीज़ है जो ब्रह्मांड में तैर रही है, उसे हम खगोलीय पिंड बोलेंगे, जिसमें तारे भी शामिल हैं। यदि सूर्य कहता डायरेक्ट यहाँ पर, तो सूर्य भी क्या होता? खगोलीय पिंड तो होता। तो तारे भी खगोलीय पिंड है। ग्रह, ग्रह जितने भी ग्रह आएंगे वो समस्त खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, इसमें यहाँ पर नाम दे दिया, मतलब ये क्या है? उपग्रह। जितने भी उपग्रह आएंगे वो भी खगोलीय पिंड। क्षुद्र ग्रह वो भी किस में आ जाएंगे? नक्षत्र किस में आ जाएंगे? खगोलीय पिंड। मतलब इस प्रकार यदि देखा जाए तो तीनों ही सही हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ये तीनों ही सही हैं। तो अब आपका आंसर क्या होगा? तीनों सही, मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर सी पर ध्यान दीजिए। 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपका सही आंसर होगा, मतलब विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये समझ में आ गया खगोलीय पिंड किसे बोलेंगे? खगोलीय पिंड में तारे भी आएंगे, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, उल्का पिंड भी आएंगे, क्षुद्र ग्रह भी आएंगे। इन्हें हम खगोलीय पिंडों के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला है, इस पर आपको बड़े ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूं एक भी प्रश्न आपसे अगली बार गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? है ना, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। पहला विकल्प कहता है आपका एडविन हब्बल, दूसरा कहता है ऑप्शन नंबर बी कार्ल एडवर्ड सागन, सी वाला कहता है चार्ल्स मैसियर और डी कहता है कि टाइको ब्राहे। अब बताना है कि किसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी, ये बताना। सबसे पहले तो ये देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? बिग बैंग। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। अब महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? तो बोले बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, तो बोले महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमनतरे नामक व्यक्ति ने बोला कि भाई ब्रह्मांड एक छोटा सा पिंड था, इसमें विस्फोट हुआ और इसके विस्फोट के साथ ही समस्त ब्रह्मांड बना। अब समस्त ब्रह्मांड बना, तो अब यहाँ पर तो जॉर्ज लेमनतरे है नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रह्मांड बनने की कहानी थोड़ी पूछा है कि ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किसने दी, ये पूछा है। तो ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा ये कहती है कि ब्रह्मांड फट तो गया बिग बैंग थ्योरी के तहत, पिंड के तहत, लेकिन ये निरंतर फैल रहा है, आज भी फैलते ही जा रहा है, कंटिन्यू फैलता है। इसे विस्तार की अवधारणा कहते हैं। तो ये किसने दिया? इसका सही आंसर होगा एडविन हब्बल। एडविन हब्बल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही। देखिए, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमनतरे ने दिया, जॉर्ज लेमनतरे ने दिया भाई। और जबकि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, कंटिन्यू फैल रहा है, इसकी अवधारणा किसने दी? एडविन हब्बल भाई साहब ने दे दी है ना, कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, ये किसने बताया? जॉर्ज लेमनतरे ने बता दिया। और अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ये किसने बता दिया? एडविन हब्बल ने बता दिया। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के संबंध में, मतलब चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? चलो देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में क्या बोल रहा है। पहले ये कहता है कि अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। चलो ये कथन है भाई, है ना, विकल्प आपके नीचे है, कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 ये है। तो यहां पर आप देखो, ये क्या कहता है? अमावस्या के बाद, मतलब अमावस्या आई भाई, पूरी रात हो जाती, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो क्या अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित, मतलब जो चंद्रमा दिखाई देता है, जो उसका प्रकाश दिखाई देता है, उस भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता है? हाँ भाई बढ़ता है, प्रतिदिन 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 बढ़ते रहता है, जिसे हम चंद्रकलाएं कहते हैं। धीरे अमावस्या के दूसरे दिन क्या दिखेगा? थोड़ा सा, फिर अगले दिन और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, फिर ठीक 14 दिनों के बाद फिर क्या जाती? पूर्णिमा, और पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता है, प्रतिदिन घटता है। घटता है क्या? बिल्कुल घटेगा। जब अमावस्या के बाद बढ़ रहा है तो पूर्णिमा के बाद घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। चंद्र छह कला कहते हैं इसको भाई। पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा का आकार घटने लगता है तो इसे चंद्र छह कला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चंद्र छह कला। अब विकल्प देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 1 और 2 दोनों ही सही है। सही है कि नहीं? दोनों बिल्कुल सही है। यही वाला तो हमारा आंसर होगा, पहले ही मिल गया। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। केवल एक हो ही नहीं सकता, केवल एक, दोनों तो सही है ना, तो एक ना ही दो, गलत, केवल दो। भाई तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर ए, 1 और 2 दोनों ही सही है। बन गया इजीली भाई। ये तो सामान्य व्यवहार का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की, क्या बोला है? अन्य तारे की, मतलब सूर्य के अलावा कि अन्य तारे की परिक्रमा करता है ना, अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो देखिए विकल्प है मौजी प्लैनेट, है ना, एक्सो प्लैनेट और सुपर अर्थ और होमिया, BCD। क्या बोल रहा है? हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर
हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। देखिए हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे कहलाती है, इसमें हमारा सूर्य एक तारा है। अब सूर्य की परिक्रमा तो हमारे ग्रह करते हैं भाई, हमारे 8 ग्रह। लेकिन इसके अलावा, सूर्य के अलावा कोई दूसरा तारा उसकी परिक्रमा जो ग्रह कर रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। उसे क्या कहते हैं? कोई दूसरा तारा हो सकता है, उसका नाम कुछ भी रख दो, है ना। तो उसकी जो परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो क्या कहला रहा है? चारों में से आपको देखना है। इसमें देखिए हिंदी में भी इंग्लिश ही लिखा हुआ है ना। ये देखो, ये सेकंड वाला देखो, एक्सो प्लैनेट। इसे हिंदी में वास्तव में क्या कहते हैं? बहिर्ग्रह कहते हैं। इसे हिंदी में वास्तव में क्या कहेंगे? बहिर्ग्रह। इसे बहिर्ग्रह कह दिया जाता है। ठीक है भाई, ये बहिर्ग्रह कहलाता है, मतलब बाहरी ग्रह। ये बाहरी ग्रह एक्सो प्लैनेट क्या कहला रहा है? एक्सो प्लैनेट। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा, बहिर्ग्रह भी और एक्सो प्लैनेट भी। यही आपका सही आंसर हो। सूर्य से बाहर कोई दूसरा तारा है, उसकी परिक्रमा जो ग्रह कर रहा है उसे क्या कह रहा है? बहिर्ग्रह, है ना। उसे क्या कह रहे हैं? बहिर्ग्रह या एक्सो प्लैनेट। ठीक, कौन सा विकल्प आ गया? बी। बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब अगले देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी ग्रह का रंग निर्धारित किया जाता है? मतलब कोई ग्रह है, उसका रंग कैसे पता करेंगे? जैसे हमारे सौरमंडल में नीला ग्रह है, पीला ग्रह है, लाल ग्रह है, हरा ग्रह है कि नहीं? तो उनका रंग कैसे पता चल रहा है कि हरा ही है ना। ये कैसे पता चल रहा है कि नीला ही है? तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी ग्रह का रंग निर्धारित किया जाता है? पहला विकल्प देखो, इसका कुल द्रव्यमान, मतलब इसके कुल द्रव्यमान को आंक कर इसका रंग बताएंगे, क्या वो तय करेगा? फिर बी देखिए, इसका औसत घनत्व, क्या इसकी डेंसिटी डिसाइड करेगी कि इसका रंग कैसा होगा? इसका घनत्व डिसाइड करेगा कि इसका रंग कैसा होगा। सी बोल रहा है, इसकी सतह का तापमान, क्या इसकी सतह में जो तापमान होगा, क्या वो तापमान ही डिसाइड करेगा कि इसका कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा? फिर यहाँ पर डी देखिए, बोले सूर्य से औसत दूरी, क्या ग्रह की सूर्य से औसत दूरी डिसाइड करेगी? यहां पर लिखना भूल गए, सूर्य से औसत दूरी, ना औसत दूरी, क्या ये डिसाइड करेगी? बताओ भाई, यहां पर क्या हो सकता है कि भाई किसी ग्रह का रंग कैसे डिसाइड होगा? चारों में से देखो, किसी ग्रह का रंग कैसे डिसाइड होगा? देखिए, लाइट आप देखेंगे, आपके घरों में लाइट जलता है, उसमें ज़्यादा पावर होती तो एकदम चकाचक चलता है, एकदम वाइट। यदि उसमें करंट कम आने लगे, वो पुराने वाले लाइट आते थे कांच वाले, आपको पता है, कम लाइट होकर डिम हो जाता था, उसका लाइट भी कमजोर हो जाता था कि नहीं? तो यहाँ पर इस उदाहरण से समझिए आप कि इसमें कौन सा हो सकता है। देखो, किसी भी ग्रह की सतह का तापमान ही डिसाइड करेगा कि उस ग्रह का कलर कैसा होगा। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। किसी ग्रह की सतह का ही तापमान डिसाइड करेगा कि उस ग्रह का रंग कैसा होगा। ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पृथ्वी, पृथ्वी देखो, पृथ्वी में ज़्यादा पानी है, तो पानी के कारण ही उसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। उसकी सतह का जो तापमान है वही डिसाइड कर रहा है कि नहीं उसको? ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे देखिए भाई, अगला, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ये है कैसोपिया, कैसियोपिया। फिर दूसरा है सप्तर्षि मंडल। फिर तीसरा है व्याध, जिसे सीरियस भी कहा जा रहा है। और डी हो जाएगा हमारा कालपुरुष, मृगशीर्षा या ओरियन। बताओ जरा इसमें से किसे द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? द ग्रेट बियर के नाम से किसे जाना जा रहा है? बताना जल्दी से। द ग्रेट बियर के नाम से किसे जाना जा रहा है? अब किसे जाना जाएगा बताइए जल्दी से, है ना। कि भाई द ग्रेट बियर के नाम से। देखो, आकाश में आप रात में देखते हैं तो आकाश में आपको तारों का समूह दिखाई देता है। एक तारों का समूह ऐसा है जो आपका ध्यान खींचता है, जो आपका ध्यान खींचता है ना। एक गांव की भाषा में उसे बोलते हैं, बोले एक खटिया है और उसके पीछे 3 कुत्ते बंधे हुए हैं, ऐसी एक कहावत चलती है। देखो यहाँ पर आकाश में आप कुछ देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ कुछ इस तरह से आकृति आपको दिखाएगी। बोले ये 4, ये 3, ये टोटल कितने हो गए? 7। समझ में आए आपको क्या होगा? सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल को ही द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सप्तर्षि मंडल को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में क्या है पता है? हमारे पुराणों में, वेदों में जिन ऋषियों का उल्लेख मिला है उन्हीं का ये समूह है, जिसमें ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, है ना, और इनके अन्य ऋषियों का ही ये समूह है।
7 ऋषियों को ही तारा मान के इनको सप्तर्षि मंडल कहा जाता है भाई। तो विकल्प हमारा सही कौन सा होगा? बी। हमारा विकल्प सही कौन सा होगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, दो क्रमागत अमावस्या के बीच, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? दो क्रमागत मतलब एक के बाद अभी अमावस्या आई, फिर अगली अमावस्या आएगी, तो लगभग उसके बीच का जो दिन या जो गैप होता है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। 15.5 का, 28.5 दिन का, 29.5 दिन का और 15 दिन का। भाई आंसर आपको बताना है, क्या होगा बताओ। देखो समझो इसको, आज मान के चलिए अमावस्या आई, तो पूर्णिमा कब आएगी भाई? अगले 15 दिन में ही आएगी ना, अगले 15वें दिन पे पूर्णिमा आएगी। तो क्या 15वें दिन में अगली अमावस्या आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब फिर उसके लिए फिर 15 दिन चाहिए ना, तो लगभग कितने हो गए? 30 दिन। तो 30 दिन के करीब कौन सा है यहाँ पर? देखो 30 दिन के करीब, क्योंकि भाई जब आज अमावस्या है तो बीच में पूर्णिमा आएगी ही आएगी, पूर्णिमा के बाद ही तो अमावस्या आएगी ना। तो भाई यहाँ पर क्या है, ये वाला आप देखना, ये वाला आंसर 29.5, ये वाला आंसर आपका करेक्ट आ गया होगा। समझ में आ गया? एकदम व्यवहारिक प्रश्न है ये, कि भाई अमावस्या के बाद पूर्णिमा आएगी और लगभग 14 दिन बीतते हैं, तब 15वें दिन क्या आएगी? पूर्णिमा। और फिर ऐसे ही अगला क्रम चलेगा, फिर अमावस्या आएगी, तो लगभग 30 दिन, लगभग 30 दिन। तो 30 दिन में ही थोड़ा सा कम क्या गया? 29.5 दिन। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। आपका आंसर क्या हो गया? सी, मतलब 29.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई आगे प्रश्न देखो, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, मतलब उपग्रह कितने हैं भाई इसकी अब बताना। शुक्र के 1, 2, 0 या 3, कितने उपग्रह हैं बता दो जरा, है ना? कितने उपग्रह हैं ये बता दो। क्या वास्तव में शुक्र के उपग्रह हैं? अरे भाई कुछ भी उपग्रह नहीं है। देखो बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब 0 है। बाकी ग्रहों की हम बात करें तो बाकी ग्रहों में आपको उपग्रह मिलेंगे। बाकी ग्रहों में आपको क्या मिलेगा? उपग्रह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा उपग्रह आपको मिलेगा शनि में। सबसे ज्यादा उपग्रह कहाँ पर मिलेंगे? शनि। शनि के पास भाई 148 वर्तमान में उपग्रहों की संख्या है। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है वर्तमान में? शनि के पास। जबकि इसके पहले बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन अभी किसके पास हो गए? शनि के। आने वाले समय में फिर बृहस्पति के पास शायद वैज्ञानिकों द्वारा और खोज लिए जाएं, तो फिर से बृहस्पति के पास चले जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में किसके पास है? शनि के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है? निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है? जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिगजॉ पजल, जिसे आरा पहेली भी कहते हैं, की तरह बन जाते हैं, है ना? एक आरा पहेली की तरह बन जाते हैं। तो देखो जरा, स्थल मंडल जिसे लेथोस्फीयर भी कहते हैं, फिर जैव मंडल, मध्य मंडल और एस्थेनोस्फीयर। क्या होगा भाई बताओ ए बी सी डी में? देखो निम्न में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत, मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ये सतह है ना पृथ्वी की ऊपरी सतह, जो प्लेटों से निर्मित है, जो प्लेटों से निर्मित है। प्लेट मतलब जो पृथ्वी के अंदर होती है ना, चट्टान वगैरह, है ना, तो उससे टूट टूट के बनती है, जो एक साथ एक जिग्जो पजल मतलब आरा पहेली में होती है, वो ऐसे जमी हुई रहती है, की तरह बन जाती है। तो स्थल मंडल आ रहा है इसमें, जैव मंडल आ रहा है। जैव मंडल का तो काम ही नहीं है भाई, जैव मंडल क्या करेगा इसमें? जब जीवों को मिलाया जाए जब जैव मंडल, तो इसमें तो सीधा परत बोल रहा है, पृथ्वी की परत बोल रहा है, तो जैव मंडल होगा क्या? जैव मंडल तो नहीं होगा, लेकिन स्थल मंडल हो सकता है। तो यहाँ पर मध्य मंडल, मध्य मंडल कोई काम है? यहाँ मध्य मंडल कोई काम ही नहीं है। एस्थेनोस्फियर, ये भी कोई काम नहीं। तो सीधा आपको बताना है स्थल मंडल, जिसे लेथोस्फियर भी कह रहे हैं। स्थल मंडल ही तो आएगा भाई, भूभाग वाला इलाका, सीधा बोला है पृथ्वी की बाहरी परत, मतलब स्थल मंडल में ही तो होगा ये ना, ये कहानी। तो आंसर क्या होगा आपका? स्थल मंडल। यही तो आपका आंसर सही है, यही वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक, स्थल मंडल क्लियर हो गया? स्थल मंडल। चलो आगे देखते हैं। अगला, आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न है, सौर ग्रहण तब लगता है जब,
मतलब कुल मिला के ये पूछा कि सौर ग्रहण कब लगता है, जो सूर्य ग्रहण है वो लगेगा कब। देखो पहला विकल्प है सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ये कह रहा है। दूसरा कहता है चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। फिर सी कहता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। फिर डी कहता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस पर गौर करिए, ये क्या है, ये सूर्य है मान के चलिए, ये क्या है भाई, सूर्य है। अब यहाँ पर आप गौर करें इसकी परिक्रमा कौन कर रहा है, ये मान के चलिए ये पृथ्वी है आपकी, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है भाई, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, तो ये चंद्रमा कर रहा है। कौन कर रहा है, चंद्रमा। लेकिन यही चंद्रमा यहाँ पर ठीक बीचों बीच में आ जाए, घूमते घूमते ऐसे राउंड 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 राउंड, तो बीच में आ जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको इसको फिर से बना देता हूँ। देखो ये क्या हो गया, ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है भाई पृथ्वी। कौन कर रही है, पृथ्वी। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, तो चंद्रमा कुछ ऐसे घूमेगा ना। जब इन दोनों के बीच में ये चंद्रमा आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, यहाँ पर ये चंद्रमा आ गए, तो देखो तीनों एक ही सीधी रेखा पे आ गए हैं, तीनों एक ही सीधी। भाई पृथ्वी से हम यदि सूर्य को देखेंगे तो बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो चंद्रमा हम ऐसा देखेंगे तो क्या चंद्रमा के कारण हमें सूर्य दिखाई देगा, नहीं, हमें तो क्या दिखाई देगा, चंद्रमा। और चंद्रमा के इस तरफ में सूर्य, सूर्य का लाइट किसके ऊपर गिर रहा है, सूर्य का लाइट किसके ऊपर गिर रहा है, चंद्रमा के ऊपर। और चंद्रमा के पीछे अंधेरा दिखेगा, तो हमको भी क्या दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि भैया सूर्य ग्रहण लग गया, हमको क्या लगता है कि सूर्य ग्रहण लग गया। तो क्या आंसर होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए या पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, मतलब डी वाला जो विकल्प आप ध्यान देंगे तो यही कहता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा डी, कि भाई चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, यूरोपा नामक एक उपग्रह है, वो किस ग्रह का उपग्रह है ये बताना है। शनि का, क्या शनि का उपग्रह है, यूरेनस का, क्या यूरेनस का उपग्रह है, क्या बृहस्पति का उपग्रह है, या मंगल का उपग्रह है। भाई यूरोपा नामक जो उपग्रह है उसको बताना है कि यूरोपा किसका उपग्रह है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास। सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास। और यहाँ पर आप देखें यूरोपा पूछा, ये यूरोपा जो भाई साहब है ना, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है, बृहस्पति का ही आपको उपग्रह मिलेगा। ये बृहस्पति आपका सही आंसर है। और बृहस्पति का ही एक और उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड आप देखेंगे तो ये सौर मंडल में भी जितने भी ग्रह हैं ना, उन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह यदि कोई है तो वह है गैनीमेड। यह बुध से भी बड़ा है, जो हमारा बुध ग्रह है उससे भी बड़ा उपग्रह है ये। सौर मंडल में किसी भी ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह यदि कोई है तो वो कौन सा है, गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का। और यूरोपा किसका उपग्रह है, तो ये भी किसका है, बृहस्पति का है। तो आंसर क्या होगा, बृहस्पति। विकल्प नंबर कौन सा, सी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक तारे के जीवन काल में, क्या बोला है, एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला, एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण किसे संदर्भित करता है। अब किसे संदर्भित करता है तो देखते हैं विकल्प। आपका पहला विकल्प है, ये पहला विकल्प आप देखिए, ये वाला, इसको देखिए। वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती है एवं कम चमकीली होती जाती। मतलब क्या वह परत है या वह बाहरी परत है जो फैलते जाती है, ठंडी होती है एवं गर्म चमकीली हो जाती है, कम चमकीली हो जाती है। दूसरा देखो, इसके जीवन का अंतिम चरण है ये,
इसके जीवन का अंतिम चरण है। फिर कहता है सी, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है। धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है। फिर डी कहता है तारे का बाहरी आवरण है। क्या होगा भाई? नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? तो आप देखेंगे तारों के जीवन काल के बारे में यदि आप देखें तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ना आपका, ये जो सी नंबर का ऑप्शन है, इस सी पर आप देखेंगे तो यही वाला तो आपका सही आंसर है। यही आपका सही आंसर है। धूल तथा हाइड्रोजन का एक ये बादल है। धूल तथा हाइड्रोजन का ये बादल है। और ये वास्तव में जब तारे का जीवन समाप्त होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें खिंचाव बनने लगता है, तो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल बना हुआ प्रतीत होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? नेबुला चरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नेबुला चरण कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो गया? सी। कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और तारे का बाहरी आवरण नहीं होगा भाई, वही वो तो सिमटने लगा ना, सिमटने लगा, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखो जरा फट से। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? अब पूछा है कि जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है। मार्स, बृहस्पति मतलब मंगल, बृहस्पति, अरुण और शनि। कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? इसको समझो। देखो भाई, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह देखिए आप, मान के चलिए ये सूर्य है, ये क्या हो गया? सूर्य। सूर्य से आप देखेंगे सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। फिर आप देखेंगे, अच्छा कुल ग्रहों की संख्या कितनी है भाई? कुल ग्रहों की संख्या आप देखेंगे तो 8 है ना। और मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद होगा वरुण, अरुण के बाद क्या होगा? वरुण। तो इस प्रकार ये 8 ग्रह हो गए। मतलब सूर्य से सबसे नजदीक बुध, सबसे दूरी पर क्या है? वरुण, सबसे दूरी पर क्या है? वरुण। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, सूर्य से जो 4 ग्रह सबसे नजदीक है, इन्हें स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। स्थलीय या मतलब जिसमें धरातल होता है उसे स्थलीय, या पार्थिव, पार्थिव मतलब ठोस। जैसे हमारा शरीर होता है ना, कि भाई कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं पार्थिव शरीर को उठा लीजिए, है ना, ये धरती से बना हुआ, धूल कण से बना हुआ ये जो शरीर है इसको उठा लीजिए। मतलब पार्थिव मतलब धूल कण किसमें, मिट्टी वगैरह की चट्टान वगैरह किसमें मिलेंगी? इन चारों में, इसलिए इसे स्थलीय या पार्थिव कहते हैं। अब बात आती है इन चारों की, तो इन चारों को कहते हैं भैया जोबियन। तो जोबियन क्यों कहते हैं? तो इनका जो धरातल है वो गैस से बना है, ना कि स्थल से बना है। बोले गैसीय ग्रह होने के कारण इनका धरातल होता नहीं है, जो कि ज़्यादातर इसमें क्या मिलेगी आपको? गैस, है ना। गैसीय ग्रह होने के कारण इन्हें जोबियन ग्रह कहते हैं। तो अब ध्यान दो, जोबियन ग्रह नहीं बोल रहा है, तो जोबियन ग्रह नहीं मतलब स्थलीय ग्रह होगा। तो स्थलीय ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पर देखो जोबियन ग्रह कौन सा नहीं है, स्थलीय ग्रह कौन सा है? तो ये वाला देखो ध्यान से, ये मंगल जो है क्या है? ये मंगल तो भाई पार्थिव ग्रह हो गया ना, ये पार्थिव ग्रह है आपका मंगल। आपका इसका सही आंसर होगा कि ये जोबियन ग्रह नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। चलो आगे बढ़ते, समझ में आया? सूर्य से सबसे नजदीक के 4 ग्रह क्या कहला रहे हैं? स्थलीय या पार्थिव। सूर्य से जो 4 के बाद के 4 हैं वो क्या कहला रहे हैं? जोबियन, जो कि किससे बने हैं? गैस से बने हैं। फिर देखते हैं आगे, अगला। आगे देखो, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बोले बेली बीड्स क्या है? चलो मैं समझाता हूँ, पहले विकल्प देखते हैं। ये है बृहस्पति का ग्रहण, जब बृहस्पति का ग्रहण हो रहा है उस समय, या आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सूर्य ग्रहण हो रहा है, फिर चंद्र ग्रहण हो रहा है, या पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण हो जा रहा है। तो क्या आंसर आएगा इसका? आप देखिए, देखो इसको मैं बताऊं आपको। अभी मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी से देखने पर हमको सिर्फ चंद्रमा का पिछला अंधेरा वाला भाग दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी हमको दिखाई नहीं देती। तो हमको कैसा लगता है कि सूर्य ग्रहण हो चुका है, हो चुका है। हमको क्या लाइट दिखाई देता है? नहीं। तो देखो इसमें, देखो ये भाई, ये क्या है? सूर्य हो गया,
ये सीधी रेखा में आ जाते हैं ना एक तरफ घूमते हुए, है ना, घूमते हुए ये सीधी रेखा में आ जाते हैं। यहाँ पर ये बीच में क्या रख दिया अपन ने, चंद्रमा रख दिए, ये हम रख दे रहे हैं चंद्रमा। अब यहाँ पर आप देखिए इसी सीधी रेखा में ही यहाँ पर आ गया पृथ्वी, यहाँ पर क्या आ गया, पृथ्वी। ये एक सीधी रेखा में भाई पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा यहाँ पर बीच में आ गया, आ गया। तो अब क्या होता है, सूर्य का लाइट तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण हो गया ये। तो अब ध्यान से देखेंगे आप तो इसकी जो रोशनी है ना वो चंद्रमा को ऐसे क्रॉस करके आती हुई दिखाई देंगी, ऐसे ऊपर से आती हुई दिखाई देंगी, ऐसे आते हुए दिखाई, मतलब बाहर से ऐसे क्रॉस करेंगी, बाहर से ऐसे क्रॉस करेंगी। जैसे कोई टॉर्च हमारे यहाँ रखी, टॉर्च के सामने कुछ सामान रख दिया लेकिन उसकी रोशनी जो है बाहर बिखरती है, बाहर बिखरती ना, एक टॉर्च ऐसी है तो इसकी रोशनी बाहर जा रही है, तो वही रोशनी जो है ऐसा लगता है कि पेट से निकल रहा है। बेली, बेली मतलब पेट, बेली मतलब क्या हो जाएगा, पेट, और बीड से मतलब मोती, बोले पेट के मोती, क्या होगा ये, पेट के मोती, पेट के मोती, बोले पेट के मोती किसे कह रहे हैं, ये जो लाइट निकल के आता हुआ दिखाई देता है ना इसे क्या बोलते हैं, पेट के मोती, या डायमंड रिंग भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से चमकता हुआ भाग ऐसे किरणें बिखरती हुई दिखाई देती, इसीलिए इसे डायमंड रिंग, बेली बीड्स या पेट के मोती कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, मतलब आंसर क्या होगा कि पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा तभी तो ये घटना होगी। तो इस प्रकार ये आपका सही आंसर डी होगा, इस प्रकार आपका सही आंसर क्या होगा, डी। ये थे भाई आज की सीरीज के हमारे टोटल 15 प्रश्न। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेके आऊँगा जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।